डीडी हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, अगर गर्दन के दर्द की बात करें, पीठ दर्द की बात करें, कमर दर्द, तो इन सब को हम जीवन शैली से जोड़कर देखते हैं और कहीं ना कहीं नज़रअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्या ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं के बारे में, साथ ही साथ जीवन शैली और खान पान, इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। इस विषय पे हमसे विस्तार पे जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एंड सीनियर स्पाइन सर्जन है एम्स भोपाल में। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ दर्शकों, आइए स्वागत करते हैं दिव्या महाजन जी का, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है, तो आज के विषय से संबंधित, जी हाँ, रीढ़ की हड्डी से जो जुड़ी समस्याएं हैं उससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, या फिर खान पान और जीवन शैली से संबंधित कोई ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हो, या फिर कोई समस्या हो, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो इन विषयों से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल है, आप वो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। अब जब रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, तो आखिर क्या महत्व होता है, क्या कुछ रोल होता है इसका, आइए जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र से। जी डॉक्टर वीरेंद्र, क्या कुछ इम्पोर्टेंस है, क्या कुछ रोल है रीढ़ की हड्डी का हमारे शरीर में? जी, बहुत ज़्यादा रोल है इसमें रीढ़ की हड्डी का, क्योंकि ये एक तो हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, हमारे शरीर का और गर्दन का, सर का वज़न ट्रांसमिट करता है नीचे पैरों में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका काम है वो है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड को कैरी करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप की नर्व्स आती निकलती हैं और हमारे शरीर में सप्लाई करती हैं, जिससे कि हमको छूना, महसूस होना, चलना, ये सब पता चलता है। बिल्कुल। साथ ही साथ अब जीवन शैली की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि जीवन शैली से निकल कर आ रही हैं। तो आखिर क्या कुछ प्रॉब्लम है जो कि खान पान और जीवन शैली से संबंधित है, आइए जानते हैं महाजन जी से। ईशा, आपने बहुत अच्छा एक सवाल इनके साथ जोड़ा है, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसका जो ढांचा है वो हम लोग, आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़ा सा भी उम्र होने पे बात करते हैं कि दर्दें हो रही हैं, कभी कमर का दर्द, कभी घुटनों का दर्द, कभी खासकर आजकल बच्चों ने ही कंप्लेन करना शुरू कर दिया है कि गले में दर्द हो रहा है, मतलब नेक के पास। तो उसका मेन कारण है पोस्चरल डिफेक्ट, जिसको हम मानते हैं, जो डॉक्टर साहब भी राज़ी होंगे मेरे साथ। पर पोस्चरल डिफेक्ट तो एक पोस्चर का, हम जिस तरह बैठते हैं, झुकते हैं, पर इसका खान पान से भी सीधा संबंध है जी। आजकल की जिस तरह की जीवन शैली बन गई है, उसमें आमतौर पे मेरे प्रोफेशन में देखने में आता है कि काफ़ी चीज़ें बच्चे अपनी डाइट में नहीं खा रहे हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़े उसको इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि वो काम में इतने व्यस्त हैं, महिलाएं इसलिए उसको ध्यान नहीं देती हैं कि वो बच्चों के लालन पालन, अपने काम में, अपने जॉब्स में बहुत व्यस्त हैं। तो खान पीन का एक हमारे जीवन में जो एक महत्व है वो कम होता जा रहा है। तो उससे संबंधित हमारी जानकारी आज के टाइम में होनी बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या खाएं कि हमारी बोन्स और हमारा स्केलेटल सिस्टम सही चले। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ अनूपपुर से अमित जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। सवाल पूछें आप। मैम, मेरे स्पाइन के सेंटर से राइट साइड में दर्द करता है, नीचे वाले पार्ट में जी। और मैम जब सुबह उठता हूँ तो ज्यादा दर्द होता है। मैं बैडमिंटन वगैरह भी करता हूँ, तो मैम ये दर्द क्यों होता है मैं जानना चाहता हूँ, और इसे कैसे मैं रिमूव कर सकता हूँ। जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा जी। जी, आपको दर्द कमर से शुरू होता है? यस सर, स्पाइन के सेंटर से साइड में होता है। कमर से शुरू होके आपका जो ग्लूटियल रीजन है ना, बटक है, वहाँ से होते हुए और थाई में जाता है पीछे, और फिर नीचे पैर तक जाता है, ऐसे ही होता है। ये सब पैर तक उतना तो नहीं जाता, लेकिन कमर के बीच में सामने से बना रहता है, जो सेंटर में नहीं रहता, राइट में रहता है। जी अच्छा, कमर में बना रहता है, और राइट में कहाँ तक जाता है वो?
राइट में क्या, जो आपका ग्लूटेल रीजन है, बटक एरिया है, वहाँ पे है? कहाँ तक रहता है? यानी अगर हम बोलूं सर सेंटर पॉइंट से, हाँ, यानी कि 5 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड में रहता ओके है। ओके ओके। तो आपको मिस्टर जी अमित जी, अमित जी, आपको एक एक्सरे की ज़रूरत है, और आप बेटर है कि आप किसी हॉस्पिटल में आके मिलें और एक एक्सरे लें। हाँ, कमर का एक्सरे देखना होगा आपका, है ना? जी तो इसकी बहुत सारी ऐसी और भी वजह हैं जिससे कमर दर्द और होता है ना? जी और जो राइट साइड में होता है उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो नस का दर्द भी हो सकता है, दूसरा सैक्रोलियाइटिस एक होता है, एक जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से हो सकता है। तो 2-3-4 एक वजह हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा कि एक्चुअल वजह उसमें क्या है। तो उसके पहले कुछ हमें एक्सरे लेना होगा। यदि एक्सरे में सब ठीक है तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेंगे। जी। ठीक है। अगर खेलकूद की, जैसे बैडमिंटन की बात यहाँ पे निकली है, तो जी। जो लोग खेलकूद में इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कोई जी। खेल खेलते हैं, जी। तो कॉमन तौर पर अगर हम बात करें, आम तौर पे कौन कौन सी समस्याएं हैं रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो उनमें देखी जाती है? कॉमन तौर पर समस्या है रीढ़ की हड्डी में, ज़्यादातर कुछ समस्या आती हैं तो आगे झुकने से और वेट लिफ्टिंग से, है ना? आगे झुक के कोई काम किया, सडनली जर्क लगा तो एक डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। डिस्क प्रोलैप्स से क्या होता है, कोई आगे जो सारी चीज़ नस निकलती है उस नस को दबा सकता है, जी। और उस नस का दर्द आगे नीचे पैर और थाई तक जा सकता है ना? और बिल्कुल। आगे भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जी। अब खान पान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जीवन शैली जो है हमारी काफ़ी बदल गई है, लाइफस्टाइल। ऐसे में बहुत सारे जो जंक फूड है लोग खाना पसंद करते हैं, और एक तरफ प्रमोट किया जाता है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो इन दो जो चीज़ें हैं इनके बीच में काफ़ी युद्ध चलता रहता है। तो आपसे जानना चाहेंगे इसके सही क्या है आज के इस टाइम में? ईशा, आपने जो पहला शब्द बोला जंक फूड, तो जंक फूड का तो मतलब ही जंक है। जंक मतलब जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। जैसे जंक यार्ड्स होते हैं जहाँ पर लोग पुराना सामान फेंक देते हैं, जिसे हम कबाड़ बोलते हैं। जी। तो जिस चीज़ का नाम ही कबाड़ है तो उसको हम कैसे मान लें कि वो अच्छी होगी। तो जंक फूड की जो नाम है वो बहुत पहले से अमेरिका से ही निकल के आया, एंड वो ना चाहते हुए भी किसी तरह वो हमारे समाज में आज के टाइम में इतना ज़्यादा वो प्रोमिनेंट हो गया है, इतना ज़्यादा उसको हमने तवज्जो देनी शुरू कर दी है कि बच्चों में खासकर आप जहाँ भी देखेंगे, बर्थडे पार्टी है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो आमतौर पे सबकी मम्मियाँ घर में ही कुछ बनाती थी। बचपन में जैसे बर्थडे हो गया तो हलवा बना दिया, पूरी बना दी। जी हाँ। आजकल तो वो काम ही खत्म हो गया है कि बच्चों को पिज़्ज़ा चाहिए, पैटी चाहिए, समोसे चाहिए, कोका कोला चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें। तो इनका ग्रोथ पे भी असर पड़ता है? का नाम नहीं है, जनरल मतलब सोडास जिनको बोलते हैं जी। तो वो जंक में आ जाता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड फूड्स जिनको हम कहते हैं, मैदा रहता है, नमक रहता है, ट्रांस फैट रहता है, और ये सारी चीज़ें ही हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जी। विशेष तौर पर बच्चों की बात करें, अगर वो इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो क्या ग्रोथ में भी ऐसा कुछ है, इसका प्रभाव पड़ सकता है? उनके शरीर पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? हाँ, ज़रूर पड़ता है। अब जिस उम्र में आपको दूध पीना चाहिए, जिस उम्र में आपको फल सब्जी ज़्यादा खाने चाहिए, आपकी हाइट बढ़े, आपके सारे ऑर्गन्स बढ़ें, आपका दिमाग विकसित हो, उस उम्र में अगर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे तो उसकी तुलना भी तो वैसे ही वो शरीर में भी विकास वैसा ही होगा। अगर आप कभी ध्यान दें तो आजकल के जो बच्चे हैं उनकी बड़ी स्टंटेड ग्रोथ है, हाइट नहीं बढ़ रही है। एक तो होता है कि परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास आय का साधन नहीं है, पर जो विकसित परिवार हैं जिनके पास आय का जरिया है, उनके बच्चे भी या तो हाइट में कम है, और अगर चलो हाइट ठीक है तो भारीपन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा क्या कुछ समस्याएं हैं, ये हम आपसे जानेंगे। आपके लिए ही एक प्रश्न है, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन शैली में अपना खान पान या दिनचर्या किस हिसाब से हमें परिवर्तन करना चाहिए कि जो नवजात शिशु होते हैं उनको 1 साल से 0 से 1 साल के होते, छोटे बच्चे 1 से 9 साल के होते, किशोरावस्था हमारी 10 से 20 साल की होती, युवावस्था हमारी 20 से 30 साल होती, अधेड़ा की उम्र 30 से 50 साल होती। इसके बाद 50 साल बाद हमें क्या करना चाहिए, 70 के बाद हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, काफ़ी जागरूक हमारे ये दर्शक हैं, और इनका सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि एज रिलेटेड कि क्या क्या हमें खान पान रखना चाहिए। नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो गर्भावस्था से ही बात करते हैं
कि जो माँ है, जो जननी है, उसकी सेहत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्वस्थ होंगी तो एक स्वस्थ बच्चे को ही जन्म देंगी। तो एक तो स्वस्थ बच्चा जब होता है तो पहले जो साल होता है, आजकल अगर आप पीडियाट्रिक से पूछें, जो बच्चों के डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं, तो वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि बच्चों को पहले साल 1.5 साल तक आप कोई भी चीनी या नमक से वाला खाना मत दीजिए। ये नया कॉन्सेप्ट है। जब हम छोटे होते थे तो मुझे याद है दूध की बोतल होती थी, उसमें चीनी भर के और डाल देते थे मुंह में माएँ ना, और अपना काम करती रहती थी। बॉटल भी बच्चा खुद ही पकड़ रहा है, नमक वाला खाना। तो आजकल सबसे पहले तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप बच्चे को नमक चीनी इंट्रोड्यूस नहीं कराइए, नॉर्मल खाना दीजिए पर बिना नमक चीनी के। उसको बड़ा होने दीजिए, वो अपनी चॉइस खुद बताएगा। दूसरा, जब किशोरावस्था आती है तो उसके लिए वही बात है कि दूध ज़रूर देना चाहिए बच्चों को। दिन में दो समय तो कम से कम फल सब्जी और सारी सब्जियां खिलाइए। और उसके बहुत बड़े जिम्मेवारी माँ बाप पे रहती है। कई बार मैं देखती हूँ जब मेरे पास आते हैं लोग कि घर में कई चीज़ें नहीं बनती है क्योंकि बड़े नहीं खाते हैं। खासकर लौकी, तोरी, घिया, टिंडा की जो फैमिली सब्जियां होती हैं, तो उनसे पूछिए कि आप बच्चों को देते हैं? नहीं, घर में कोई नहीं खाता, ये तो बीमारी वाले दिन बनती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का मन इन सब्जियों की तरफ कभी जाता ही नहीं है। तो इन चीज़ों का इंट्रोड्यूस होना, हर तरह की सब्जी, तरकारी, हरी सब्जियां ज़रूर बच्चों की डाइट में रखिए, क्योंकि उससे उनकी बुद्धि का विकास होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है जी। उसी प्रकार जो फल हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे फल खाइए। जैसे आजकल मैं बहुत देखती हूँ कि फॉरेन के फल बहुत आते हैं इंडियन मार्केट्स में, मलेशिया से, थाईलैंड से, हाई एंड 200-250 रुपए किलो फल आते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। फल जो आपकी आम तौर पे लोकल जगह में लगता है और हर उम्र का व्यक्ति खा सकता है, प्रोवाइडेड उसको कोई बीमारी ना हो, क्योंकि कई बीमारियों में कई फल वर्जित होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर आ गया जो आपका यूथ है जी, जो यूथ है इस पे स्पेशली हम वापस आएंगे आपके पास। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं विपिन जी सागर से, उनका सवाल ले लेते हैं और फिर मैं ये सवाल फिर से आपके पास लेकर आऊँगी। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? जी ईशा मैम नमस्कार। जी नमस्ते। हमारे 2 सवाल है मैम जी। पहला सवाल मैम ये था कि देखा जाता है आमतौर पे हर इंसान की एक समस्या लगभग रहती है एक दूसरे इंसान की कि कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता, लगभग हर दूसरे इंसान में देखा जाता है। तो ये खान पान में क्या प्रॉब्लम रहती है, या फिर खान पान किस तरीके का होना चाहिए जिससे ये समस्या ना हो और कब्ज ना रहे, पेट में साफ होता रहे? इसके लिए क्या करना चाहिए और कहाँ पर मिस्टेक हो जाती है? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि पीठ का दर्द और कमर का दर्द ये तो आम बात है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में ही कुछ प्रॉब्लम है, इसकी पहचान कैसे करें? जी बिल्कुल, तो रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, इसकी पहचान कैसे करें डॉक्टर वर्मा? बिल्कुल, कमर दर्द और ये गर्दन दर्द जैसे उन्होंने बोला बना रहता है, बाकी वो इनकी बात काफ़ी हद तक सही है और मैं मैडम का से भी सहमत हूँ। यहाँ इसमें आजकल एक चीज़ देखने को मिलती है, विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारी अनएक्सप्लेन पेन, कमर दर्द, ये गर्दन दर्द जी। बाकी इनका जो मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो किसी भी समस्या का जांच करने के लिए, हमको उसकी बीमारी पकड़ने के लिए हमको एक हॉस्पिटल में जाके एक्सरे वगैरह करना, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि उसमें कहीं कोई ऐसी समस्या तो नहीं है। यदि नहीं है तो फिर ये कुछ खून की जांच, विटामिन डी की जांच, ये सब करना होगा। इसकी वजह से भी दर्द बने रहते हैं जी। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन तो होता है कि हमारा कि डॉक्टर देखें, अपने डॉक्टर अपना अभिव्यक्त दे अपना, और उसके बाद वो जांच करें, वहाँ पे देख सकता है, एग्जामिन कर सकता है उसकी क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद कुछ एक्सरे जांच के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी में क्या समस्या है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने ये सेंटेंस यूज़ किया था कि आम तौर पर पीठ दर्द, कमर दर्द बना रहता है, तो ये क्या एक नॉर्मल चीज़ है या फिर इसके लिए भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? नहीं, ये इसमें क्या है, आजकल जो मसल्स स्ट्रेंथनिंग जो है कम हो रही है, क्योंकि बच्चे अब हम लोग सब बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा जो पहले करिकुलर एक्टिविटीज हुआ करती थी, गेम होते थे, आउटडोर गेम होते थे, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वो सब कम हो गया है। मसल्स की स्ट्रेंथ पर जो है फर्क पड़ा है। इसकी वजह से जो है
ये दर्द कॉमनली उभर आते हैं, और साथ साथ घर से बाहर निकलते नहीं हैं तो धूप का एक्सपोजर होता नहीं है, विटामिन डी सिंथेसिस होता नहीं, तो विटामिन डी की कमी हो पाई जाती है। जी। इस वजह से सारे दर्द बने रहते हैं, पीठ में दर्द बना हुआ है, गर्दन में बना हुआ है, कभी पूरे शरीर में उसको अनएक्सप्लेन पेन बना रहता है। तो आज के समय मुख्य कारण उनका ये है कि लाइफ स्टाइल उनकी थोड़ा सा स्लगिश हो गई है ना, सेडेंटरी बोल सकते हैं। जी हाँ। बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप देखते हैं, उसी में फिल्म देख लेते हैं, कोई गेम नहीं खेलने जा रहा है, कुछ उसकी एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती है, कोई ब्रिस्क वॉक नहीं करता है मॉर्निंग में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में, वो नहीं करते हैं, तो हमारी जो कोर मसल्स होती हैं स्पाइन की, जो जिसको स्ट्रेंथनिंग करके रखता है, वो वीक होती हैं। जी हाँ। हाँ, तो उनके लिए फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा। बिल्कुल। हाँ। जी हाँ, साथ ही साथ दिव्या महाजन जी, इनका सवाल था कि अगर पेट में इंडाइजेशन है, जो अच्छे से डाइजेशन होता नहीं है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे ठीक किया जाए इसे? सबसे पहले तो ज़रूरी जो बात मैं कहूँगी, खाना रोज़ एक ही समय पे खाएं, और एक समय मतलब ये नहीं कि गलत समय पे खाएं। मतलब अगर आप मान लीजिए लंच आप 4 बजे कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर है कि ब्लोटिंग होगा, पेट फूल जाएगा, कब्जी रहेगी, बदहजमी रहेगी, खट्टे डकार आएंगे, एसिडिटी होगी। तो खाना एक तो नियमित समय पे खाइए और सही समय पे खाइए और सही मात्रा में खाइए। अब होता क्या है कि लोग जैसे काफ़ी देर भूखा रहते हैं, खासकर नाश्ता वो बहुत लेट करते हैं, तो वो गैस भी बन जाती है जी। उसके बाद फिर जो खाते हैं वो सही नहीं है, तो उसके कारण कब्ज बनता है। तो कब्ज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो डाइट है उसमें हम ऐसी सब्जियां रखें जिनके अंदर रेशा ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है जी। मैदे का सेवन कम करें, ब्रेड का सेवन कम करें, जैसे कोक्स होते हैं जिनको हम सोडास बोलते हैं, जैसे कोई भी ले उसका सेवन कम करें, शुगर की मात्रा अपनी डाइट में, चीनी की मात्रा कम रखें, हरी सब्जियां, कच्चा सलाद जी अच्छे से धो के, मतलब ये नहीं कि धोना नहीं है, सफाई से जितनी आप हरी सब्जियां खाएंगे वो बहुत ज़रूरी है। फिर पानी, मतलब बहुत ही निगलेक्टेड चीज़ है पानी जी। पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि जो पानी है वो हमारे खाने को पचाता है। आप सही भी खाएं, पर अगर पानी आप कम पिएंगे, कम मात्रा में पिएंगे तो खाना पचेगा नहीं। एंड कई बार हम कहते हैं कि आप ना खाने के थोड़ी देर बाद पानी पीजिए, पर गर्म पीजिए, ठंडा पानी नहीं पीना है, और गुनगुना करके पी लीजिए, उबलता नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीजिए। तो दिन में जब आप पानी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे, कच्ची सब्जियां खाएंगे तो फ़र्क पड़ता है। और लेट खाना मत खाइए, लेट खाना खाने से ही बदहजमी और सारा कुछ शुरू होता है। और कई बीमारियों का भी एक सिम्टम होता है कब्ज, जैसे कि थायराइड। अगर किसी को हाइपोथायराइड है जिसमें कि शरीर फूलने लगता है, तो उसका एक सिम्टम जो है, उसकी एक निशानी है कब्ज होना। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी भी एक बीमारी के सिम्टम कई हो सकते हैं, तो हमेशा पहले आप जब भी किसी के पास जाएं तो डॉक्टर सबसे पहले चीज़ आपको बोलेगा ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट के बाद वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा। और एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कैल्शियम की, तो कैल्शियम की जो कमी है वो हमेशा बी कॉम्प्लेक्स की कमी से जुड़ी होती है। तो जिसके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी होगी जी, उसको भी ब्लोटिंग होगी। ये एक अनएक्सप्लेन चीज़ होती है, बट ये डाइट से संबंधित होती है। तो अगर कोई कैल्शियम का टेस्ट कराता है तो आम तौर पे उसका B12 का भी टेस्ट नेगेटिव में आता है या कम में आता है। तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे ब्लोटिंग भी कम होती है। जी हाँ दर्शकों, तो देखा आपने और सुना आपने कि अगर आपको कोई समस्या है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और इन समस्या के कारण क्या है हो सकता है हम थोड़ा बहुत पता कर लें, लेकिन जो सही व्यक्ति है उससे हम संपर्क करते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से संपर्क करते हैं, तो हमें जो सही इलाज है वो और समस्या क्या है वो भी पता लग ही जाएगी। साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएँ आखिर क्या क्या होती हैं, जिससे अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है या आपकी जान पहचान में कोई ऐसे हैं जिनको ये समस्याएं हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर वर्मा से हम जानते हैं आमतौर पर ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती हैं। सबसे कॉमन समस्या है वो कमर दर्द है, जो हमारे पास मरीज लेके आता है कमर दर्द, है ना।
कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, और कमर दर्द से रिलेटेड कई बार एक जो सियाटिका वर्ड यूज किया जाता है, जो आम आदमी बोलता है सियाटिका, हम लोग रेडिकुलर पेन करके बोलते हैं उसको, जो नस का दर्द होता है, जो कमर से दर्द निकल के नीचे पैर की तरफ जाता है। ठीक है, ये समस्याएं हैं। कुछ प्रोफेशनल लेकिन हैजार्ड्स हैं जब रिलेटेड जो समस्या है, कंप्यूटर पर बैठना है, गर्दन में दर्द हो रहे हैं, बहुत सारे ऑकवर्ड पोजीशन में रहते हैं, एक साइड माउस पकड़े दूसरी साइड देख रहे होते हैं, गर्दन पे स्ट्रेस चला जाता है। स्क्रीन पर ये पिक्चर भी दिखाई जा रही है, पीठ का दर्द है, कमर दर्द है। जी जी जी, तो ये इस तरीके की चीज़ें कॉमन है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट सबसे ज़्यादा जो समस्या लेते हैं भी, यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए, है ना, तो सेकेंड मोस्ट कॉमन जो कंप्लेन है वो पेशेंट की वो बैक पेन है। जी, इसके अलावा जैसे अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं गठिया रोग के बारे में, तो क्या रीढ़ की हड्डी से संबंधित ये परेशानी होती है? बिल्कुल बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसी ही गठिया जैसे कि आपके जोड़ों में, अदर जोड़ों में होती है, घुटने में, वैसा ही रीढ़ की हड्डियों में भी आपस में जोड़ हुए होते हैं। जी, पिक्चर दिखाई जा रही है स्क्रीन पर। बिल्कुल जी जी, जिनको फैसेट जॉइंट बोलते हैं, और उसमें भी आर्थराइटिस होती है। इसको हम डिजनरेटिव बोलते हैं, डिजनरेटिव डिस्क डिसीज बोलते हैं, या डिजनरेटिव फैसेट डिसीज बोलते हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो डिजनरेटिव उम्र के हिसाब से घिसाव होना, उम्र के हिसाब से चेंजेस आना, ये सब जैसे दूसरे जोड़ों में होता है वैसे रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में भी होता है, और ये पेन करते हैं। जी, दिव्या महाजन जी, हम युवाओं की बात कर रहे थे, खान पान की बात कर रहे थे कि अब युवा से हम जो वृद्ध जन हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि खान पान उन्हें कैसा रखना चाहिए अपनी उम्र के अनुसार। ईशा, सबसे पहले ये है कि हर उम्र में डाइट सही चाहिए, सिर्फ मात्रा का ही धीरे धीरे फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम पहले तो युवावस्था की बात करेंगे, उसमें भागदौड़ बहुत ज़्यादा है जी, तो उसमें सबसे ज़्यादा हम कम खाते हैं या गलत टाइम पे खाते हैं। कि अगर औरतों की बात करें तो वो बच्चे बड़े करने में लगी हैं, जॉब में भी लगी हैं, दोनों तरफ संभाल रही हैं, तो वो पहले कई बार मेरे कांटेक्ट में जो लोग आते हैं, मैं उनसे उनकी दिनचर्या पूछूं तो मुझे कई बार हैरानगी होती है कि हम एक ही ज़िंदगी में कितनी ज़िंदगियां एक दिन में जी रहे होते हैं। कि वो सुबह 4 बजे उठती हैं, सारी घर का खाना बनाती हैं, फिर वो ऑफिस भी जाती हैं, बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हैं, और अफसोस वो खुद कुछ नहीं खा के जाती हैं। बिल्कुल। और धीरे धीरे करते उसी में गर्भावस्था भी है, उसमें सब कुछ चल रहा होता है, परिवार के आना जाना, लेन देन, मेहमान नवाजी, बड़ों की घर में देख रेख, बहन भाई है या देवर है या ननद है, शादियाँ, जिंदगी के जो अपने आपके मसले हैं वो चल रहे होते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड वो रहते हैं। जेंट्स की भी बात करें तो ये नहीं कि वो ज़्यादा खा रहे हैं, वो भी ऐसे ही होता है, वो जॉब में इतने वो मशगूल हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि 4-4 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। वो अपने खाने को कैसे कंपनसेट करते हैं मुझे कहना नहीं चाहिए, पर स्मोकिंग की तरफ चले जाएंगे, ड्रिंकिंग की तरफ चले जाएंगे, उनको वो एक किक मिलने लगती है कि कुछ नहीं खाया तो स्मोक कर लो थोड़ी देर बाद, जी, भूख नहीं कॉफी ले लो, हाँ, कि भूख दबाते हैं। और लेडीज, मैं ये नहीं कहती वो करती नहीं है, पर उनकी मात्रा कम है, मतलब वो नहीं करती हैं जी, वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की तरफ इतनी जल्दी नहीं जाती हैं अगर वो एक आम छोटे शहर में रह रही हैं। बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब्स में उनके साथ भी ये होने लगता है कि भूख को दबाने के लिए। तो क्या खाना चाहिए हमें उम्र के हिसाब से? फिर वही टाइम पे खाना खाइए, हरी सब्जियां भी खाइए, फल जरूर खाइए, नियमित 2-2 घंटे बाद खाइए। एंड जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपनी डाइट को थोड़ा सिंपल करिए। जो आप खाना 16 में खा सकते हैं आप 60 में नहीं खा सकते। अगर आप सोचें कि आप 16 में 4 पीस चिकन के खा सकते हैं तो आप 60 में नहीं खा सकते, क्योंकि वो पचेगा नहीं, वो बदहजमी, लूज मोशन, ब्लोटिंग की तरफ ले जाएगा। तो आप वही मात्रा को कम कर दीजिए, पर उसमें भी चाहिए डाइट चाहिए उसमें, क्योंकि उम्र के साथ दांत कम खराब होने लगते हैं, दांत और आंत दोनों ढीले पड़ जाते हैं जी, तो दोनों का ध्यान रखते हुए ही खाना चाहिए जी। डॉक्टर वर्मा, कुछ ऐसे लक्षणों की बात करें जो कि आमतौर पर लोगों को दिखाई देते हैं, ये बहुत ही जनरल सा ब्रॉड क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देखकर लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, यदि कमर दर्द बना हुआ है आपको, इसके बाद आपको पैर में दर्द आ रहा है, पैर दर्द के साथ कुछ में कुछ ऐसी समस्या आ रही हैं कि पैर में कमज़ोरी होने लग गई है, पंजा उठ नहीं रहा है, या कहीं पे सुनपन आ गया है जी, या झुनझुन सुनपन कर रहा है पैर में, है ना, ऐसा दर्द आ रहा है, या फिर
एक और समस्या है जो तो बहुत इमरजेंसी में अपन को उस चीज़ में कांटेक्ट करना चाहिए, लेटरिन या बाथरूम बंद होना या अपने आप आ जाना, ऐसी सब चीज़ें हैं तो एक रेड फ्लैग साइन बोलते हैं हम लोग, है ना। यदि ये सब चीज़ें आने लगी हैं तो पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट बहुत जल्दी ही करना चाहिए। जी, आमतौर पर अगर उदाहरण के तौर पर पीठ दर्द लिया जाए, कमर दर्द लिया जाए तो लोग सोचते हैं कि फ्लैट सरफेस जो है उस पर सो जाते हैं, उससे वो ठीक हो जाएगा। तो क्या ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे या फिर ये अपनाने से ठीक हो जाती हैं समस्याएं? समस्याएं ऐसे ठीक तो नहीं होती हैं, लेकिन हार्ड सरफेस और उस पर सॉफ्ट मैट्रेस डाल के सोना एक ये तो रूल्स में होना ही चाहिए। जो पहले चलता था वो जो लूज झूलने वाला जो बिस्तर हुआ करता था वो नेचुरल सी बात है, उससे मसल्स में फ़र्क पड़ता था जी। लेकिन ये स्ट्रेट बेड का तो मैं रिकमेंड करता हूँ, उस पर सॉफ्ट मैट्रेस इस तरीके से, ना कि एकदम हार्ड सरफेस इस पर लेट जाना, वो भी आपका पेनफुल हो जाएगा, है ना। यदि हार्ड सरफेस पे हम अपने लेटते हैं तो वो भी जो है पेनफुल रहेगा, उस पर सॉफ्ट मैट्रेस होना चाहिए, सरफेस स्ट्रेट होने फ्लैट होना चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके का मैं रिकमेंड करता हूँ। जी, दिव्या महाजन जी, आजकल हम देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट से भी जानकारी ले लेते हैं और ऐसे में दूसरे लोगों को देने लग जाते हैं वो कि आपको ये खाना चाहिए, ये डाइट सही है, इससे देखो मुझ पे क्या असर पड़ रहा है, आप पे भी वही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो एक्चुअल असर क्या पड़ रहा है लॉन्ग टर्म, ये लोगों को भी नहीं पता होता है और जो बता रहा है उसे भी नहीं पता होता है। ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर हम अपनी लाइफ में वो चीज़ें अपनाने लग जाते हैं, एडवाइस लेते हैं। कितनी खतरनाक हो सकती है ये? बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अब इन्फ्लुएंसर्स जो है वो, मुझे लगता है कई बार कि वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। आमतौर से सबसे पहले तो मैं स्किन रिलेटेड ही बात करूंगी कि स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैंने कई इन्फ्लुएंसर को देखा है बताते हुए। स्किन तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, अगर आप उस पर कोई चीज़ लगाएं, खासकर फेस से लेके तो सब बहुत ही ज़्यादा वो रहते हैं, वरीड रहते हैं। तो अगर स्किन खराब हो गया तो फिर क्या करेंगे? उसी प्रकार से डिफरेंट जो हमारे महान एक्टर्स हैं, अगर किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत गलत है, क्योंकि उसके जो वो एक उनके जो दर्जा है ना हमारे ऑडियंस की नज़रों में बहुत ऊंचा होता है। शायद माँ बाप को हम बाद में पहचानते हैं लेटर इन लाइफ, जब हम यंग होते हैं तो हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, खासकर जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो कुछ एंडोर्स करते हैं, कुछ बताते हैं तो उनका हमारे जहन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है जी। तो पहले तो मैं उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करूंगी कि वो उनको बहुत ध्यान से चुनाव करना चाहिए। एंड जो सुनने वाले हैं श्रोता, खासकर जो बच्चे हैं, उनको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, पहले तो उनकी बात करेंगे, उनकी मेहनत के पीछे, अगर आज वो स्टार हैं, आज वो प्लेयर्स हैं, आज वो कुछ ज़िंदगी में मायना रखते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उसके पीछे कड़ा डिसिप्लिन है और उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मैनेज्ड है, वो बहुत ढंग से खाते हैं। तो वो जो एंडोर्स कर रहे हैं वो पैसे के लिए है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है जी। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि तुरंत हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर कोई हेल्थ एडवाइस दे रहा है और वो डॉक्टर नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है और वो आपको एडवाइस दे रहा है, तो आपको भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आप कहाँ से क्या एडवाइस ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इस चीज़ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही डॉक्टर वर्मा, आपसे यही सवाल है मेरा, अब जो पेशेंट्स हैं आपके पास आते हैं, अब ऐसे में जो डायग्नोसिस होती है उसके लिए आमतौर पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो आपके अगर एम्स भोपाल की बात करें तो क्या कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा रही हैं? हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और सारी जांच होती हैं। हमारे यहाँ से कहीं किसी को बाहर जाना ही नहीं पड़ता है, सारी जांच बाहर अंदर ही होती है, सब कुछ करवाया जाता है। सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरेज होते हैं, सब एक MRI हैं, CT स्कैन, सब तरीके की जांच हमारे, सारी सुविधाएं हैं। वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है हमारा और बहुत अच्छे से किया जाता है, रिलायबल है। बिल्कुल, इसी से संबंधित रीढ़ की हड्डी हो या फिर खान पान एवं जीवन शैली से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके मन में भी है तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए और जो भी सवाल है, कोई समस्या है आपकी, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर वर्मा से हम जानते हैं, अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या कुछ ट्रीटमेंट के ऑप्शन होते हैं? क्या सर्जरी ही करवानी पड़ती है या फिर बिना सर्जरी के भी बहुत सारी समस्याएं हैं वो ठीक हो सकती हैं रीढ़ की हड्डी से संबंधित?
ईशा जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये हर किसी के मन में, आम पब्लिक के मन में ये डर रहता है कि कहीं ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ जाएगा, ऑपरेशन करते हैं तो कितना रिस्की होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, पैसा तो नहीं हो जाएगा, पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगी। स्पाइन की सर्जरी को लेके, स्पाइन को लेके बहुत ही ज़्यादा मिथ्स है। मिथ्स मतलब फैला हुआ है कि वो ऐसा होगा तो पैरालिसिस ही हो जाएगा, ऐसा। पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं है सर्जरी में। दूसरा ये कि और भी कुछ इलाज हैं, हम लोगों फेज वाइज करके, एकदम से किसी भी मरीज में हम ऑपरेशन नहीं करते हैं जी। उसको सीक्वेंस मतलब हमारे जो ट्रीटमेंट के होते हैं उसमें हम पहले उसको डायग्नोस करते हैं, प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस बनाते हैं कि एक्चुअली में वो समस्या है क्या जी। यदि वो समस्या बैक पेन की डिस्क से रिलेटेड है या कुछ और भी समस्या है, कोई इन्फेक्शन है या कोई गांठ है, ट्यूमर है, ऐसा कुछ है, उनको हम उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। यदि सिर्फ कमर दर्द की बात करते हैं और इसमें ऑपरेशन की बेड या डिस्क समझ लीजिए आप, सियाटिका जो आपने बोला वो, तो उसको हम पहले डायग्नोज करते हैं, उसको एक्सरे करते हैं, उसकी एमआरआई करते हैं, उसमें उसका स्टेज जानते हैं किस स्टेज में डिस्क है, ज़्यादा हार्म तो नहीं हो रहा है, पेशेंट की जो क्लिनिकल फाइंडिंग उसको कोरिलेट करते हैं, सिर्फ पैर तक दर्द जा रहा है या उसके आगे भी कोई सिम्टम्स हो गए हैं। यदि उसको पैरों में सुनपन या ऐसा कुछ आने लग गया है तो, और कोई पार्ट उसका कमज़ोर हो गया है या कहीं सुनपन आ गया है या टट्टी पेशाब कुछ रुक रहा है या रुक गया या उसमें उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ, तब हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। ऐसा ही नहीं कि हम एकदम सर्जरी, उसके पहले हम कुछ दिन एक जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, कंजर्वेटिव मतलब जिसको हम ऑपरेट नहीं करते, नॉन ऑपरेटिव, उसमें हमारा कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ दवाइयाँ देते हैं, है ना, NSAIDs बोलते हैं उनको, कुछ फिजियोथेरेपीज वगैरह करवाते हैं, कुछ फ्यू डेज का हम रेस्ट देते हैं, इसके बाद स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज वगैरह बताते हैं, है ना, जिसको फिजियोथेरेपी। इस प्रोटोकॉल के तहत हम 4 to 6 वीक तक वेट करते हैं। यदि इसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है 6 वीक के बाद और कंटिन्यूस परसिस्टेंट क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है और वर्निंग या कुछ ऐसा करंट जैसा लगना या कहीं सुनपन आ गया है या कुछ और आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो गया है, यदि कोई वीकनेस शुरू हो गई है कि पैर में, तो फिर हम उसके बाद उसको ऑपरेशन का एडवाइस देते हैं। और ऑपरेशन हम करते इसलिए हैं कि कोई खतरा ना हो, उसको सही करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हम ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना। ये कुछ लिखा हुआ है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, वो हमको भी बताना पड़ेगा कि हाँ ऑपरेशन के दौरान ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके साथी हो, सबके साथ हो जाता है। बहुत ही बचा के सब किया जाता है और सारी सुविधाओं के रहते हुए काम किया जाता है। तो यूजुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे आपका मिथ्स जो फैला हुआ है कि पैरालिसिस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जो कुछ परसेंटेज रिस्क होती है वो हमें बताना पड़ता है और ये वो एक प्रोटोकॉल के तहत है कि हमको जो चीज़ बुक्स में लिखी है, जो लिटरेचर बोलता है, वो हमको बताना होगा, समझाना होगा, ये सारी चीज़ें। तो वो कंसेंट लेनी होती है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और समस्या आगे ना बढ़े इसलिए ऑपरेशन किया जाता है ना। बिल्कुल। जी, जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आए ब दिन बहुत सारी रिसर्च होती जा रही है, एडवांसमेंट इसमें होते जा रहे हैं। तो अगर कहीं कुछ डर है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अवेयर रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ पूनम जी हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं कार्यक्रम में। हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका महाजन जी से। नमस्कार मैम, मैं पूनम बान से बात कर रही हूँ, भोपाल से। जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए अपना सवाल। मैम, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको किस तरह का फूड लेना चाहिए 1 मंथ में? जी, प्रेग्नेंट लेडी की अगर हम बात करें, गर्भवती महिला। जी, गर्भवती महिला के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उनका जो HB है, जो उनका खून की कमी है, वो नहीं होनी चाहिए। तो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, जो पहले 3 महीने होते हैं, उसमें शुरू में जब प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तो आम तौर पे जी मतलाना ये सब होता है, तो खाने का मन नहीं करता है। तो आजकल तो खैर डॉक्टर दवाई भी दे देते हैं जिससे कि उल्टी वगैरह नहीं आती। तो इतना नहीं, मतलब शुरू में खाना चाहिए, जैसे आम तौर पे मैं सुनने में आती हूँ कि अब आपको 2 के लिए खाना है, वो वाली बात नहीं करनी है। आप रुक के खाइए, जैसे 1 घंटे के फ़र्क पे, 1.5 घंटे के फ़र्क पे कुछ लेते रहिए जी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, जी मतलाना कम होने लगता है, आपका खुद ही खाने की इच्छा बढ़ने लग जाती है। तो उसमें फल सब्जी ज़रूर खाइए, हरे फल सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड ज़रूर देते हैं, कैल्शियम देते हैं, वो ज़रूर लेना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को। वो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि उस टाइम में बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो हो रही होती है, नर्वस सिस्टम बन रहा होता है।
तो उसके लिए जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं वो सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं जी। हरी सब्जियां इसलिए खानी है कि आप में खून की कमी ना हो। बीच बीच में जैसे जैसे लास्ट के दिन आते हैं, वज़न जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उसमें एसिडिटी बहुत होती है, ब्लोटिंग बहुत होती है। तो कोशिश करिए कि आप सांझ ढलने से पहले खाइए जी। और जैसे सूप ले लिया, ज़्यादा ले लिया, जो रोटी है वो थोड़ा जैसे शाम को 4:30-5 बजे ले ली, उसके बाद पतली चीज़ें ले लो, जैसे दलिया बना लिया खूब सारी सब्जियां डाल के, सूप पी लिया जी। न्यूट्रिशन में कमी नहीं, पोषण में कमी नहीं करनी है, भारी चीज़ों से बचना है। कोशिश करिए आप चने का पानी लीजिए, आप अगर अंडा खाते हैं, मांस मछली खाते हैं तो उनका जैसे चिकन ब्रॉथ बोलते हैं हम जिसको, उसका वो ले सकते हैं। चने का पानी बहुत अच्छा है, दाल का पानी बहुत अच्छा है, अंकुरित दालें बहुत अच्छी हैं। और अगर इन चीज़ों से आपको थोड़ी सी भी ब्लोटिंग लगती है, कुछ लगता है, तो कच्ची चीज़ें ना खा के उनको पका के खाइए। जैसे अंकुरित चीज़ों से कई लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, तो उसके जैसे उसकी टिक्की बना ली, थोड़ा सा सीटी दे के उसको कर लिया, उबले चने खा लिए, गुड़ चना खा लिया। नट्स जो होते हैं जैसे बादाम होते हैं, वो आमतौर पे कहा जाता है 5 बादाम भिगो के खाओ और वो बहुत अच्छे रहते हैं। बाकी दूध का सेवन थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि कैल्शियम चाहिए आपको, आपके बच्चे को कैल्शियम चाहिए, नहीं तो बच्चा आपकी हड्डियों से लेना शुरू कर देगा। तो वो जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो ज़रूर लेने हैं। और पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खानी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल खाने हैं। और विटामिन सी जिसको बोलते हैं, जो कि खट्टी चीज़ों में रहता है, जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी, नारंगी, ये ज़रूर खाइए क्योंकि ये दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे प्रेगनेंसी में लेडीज़ के दांत खराब हो जाते हैं, तो ये बहुत एडवाइजेबल। एंड पानी ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि यूटीआई होने का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत डर रहता है। बिल्कुल, तो पानी ज़रूर लेते रहना। जी हाँ, इसी के साथ जबलपुर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। अशोक जी, कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए सवाल। जी, अपना सवाल पूछें आप अशोक जी। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब कि रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, लोगों को कई बार ऐसा बताया गया कि रीढ़ की हड्डी की नस, कोई एक्सरे में ये बताया उनको, तो क्या उनसे उठते बैठने ठीक से नहीं होता, मगर क्या चलते फिरते रहते हैं वो, तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है कि डॉक्टर साहब से कैसे परामर्श दिया जाए? देखिए क्या होगा अगर नहीं ठीक होगा तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या परेशानी बढ़ेगी? अभी क्या स्थिति है, आपके मरीज है आपके पास क्या, या आप सिंपल जानकारी लेना चाहते हैं? जी हाँ, तो ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आमतौर पर हम बात करते हैं जो रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है तो उसको हम स्ट्रेट बेड पर लिटा के ही रखते हैं। यदि हम वो मरीज उस दौरान बैठता है या चलता है तो पैरों में जो पैरालिसिस होने की संभावना पूरी की पूरी होती है, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद वो खिसक सकती है और पीछे जो नस स्पाइनल कॉर्ड आ रही होती है उसको दबा सकता है और वो पैरालिसिस हो सकता है जी। इसलिए हमको उठाना नहीं है, बैठाना नहीं है, सबसे पहले हॉस्पिटल में जाना है। और यदि हम मरीज को शिफ्ट भी करते हैं तो करवट करवाना है तो दोनों एक कंधे के नीचे और दूसरा ग्लूटियल रीजन के नीचे हाथ रख के उसको टर्न करते हैं, है ना। और शिफ्ट करने के लिए भी उसको स्ट्रेट रखें, इसलिए बीच में हाथ लगा के उसको शिफ्ट करते हैं, या उसका अलग से कुछ ट्रॉलीज भी आती हैं। जी हाँ। और दूसरा ये है कि अस्पताल में जाके विजिट करें। यदि ये फ्रैक्चर है तो उसको एक तो बेल्ट ब्रेस भी आती है, बहुत छोटा माइनर से फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डी में तो एक ब्रेस आती है, टेलर्स ब्रेस वगैरह होती हैं, उसको लगा के आप बैठा सकते हैं, उठा सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए रेस्ट देना होगा उसको। जी हाँ, तो डॉक्टर ने हाँ, एक और है, और उसका यदि ज़्यादा दब रही है हड्डी तो उसको हम अनस्टेबल फ्रैक्चर बोलते हैं, तो उसको हम खोल के ऑपरेशन करके स्क्रू और बोल्ट से फिक्स कर देते हैं अंदर से, ताकि वो जो पैरालिसिस की संभावना है वो खत्म हो जाए। ठीक है। और बाकी जो है यदि पैरालिसिस हो गया है तो उसको भी ऑपरेशन करते हैं, उसको नस जो दबी होती है उसको खोल देते हैं, उसको भी स्क्रू और बोल्ट से फिक्स कर देते हैं, ऊपर नीचे हड्डी में स्क्रू डाल के फिक्स करते हैं। बिल्कुल। तो किसी के रीढ़ की हड्डी में अगर कोई चोट लगी है, समस्या है, वो उठ बैठ पा रहा है और चल फिर नहीं पा रहा है, या फिर इसका उल्टा है, तो ऐसे में भी डॉक्टर से तो पहले संपर्क करें क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ज़रूर डॉक्टर की आप एडवाइस लें। इसके अलावा अगर हम रीढ़ की हड्डी और इन्फेक्शंस की बात करें तो आमतौर पर ऐसे कौन से इन्फेक्शन हैं जो रीढ़ की हड्डी में भी हो सकते हैं डॉक्टर वर्मा? कॉमन इन्फेक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है वो टीबी का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। रीढ़ की हड्डी में टीबी का इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है।
जो यदि उसको कोई समस्या नहीं आई है, नसों में दबाव नहीं हुआ है, झुनझुनपन नहीं आया है या कोई पैरालिसिस नहीं हुआ है, तो मात्र टीबी की दवा शुरू करने से ही 12 महीने से लेकर 18 महीने तक टीबी की दवा चलाई जाती है और टाइम पर उसकी एमआरआई और एक्सरे जांच की जाती है और वो स्वतः ठीक हो जाता है। जी, तो दर्शकों, रीढ़ की हड्डी में भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और यदि नस में दबाव आ जाता है और उसको फिर हम उसका भी ऑपरेशन करके उसकी नस को खोलते हैं और सपोर्ट तौर पर उसको भी पेडिकल स्क्रू से फिक्स करके और सपोर्ट देते हैं। बाकी एटीटी चलाते हैं और हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, है ना। न्यूट्रिस वैल्यू मैडम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन के पेशेंट में इम्यूनिटी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होती है, तो अच्छी डाइट और उसकी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वो हम उसको हेल्प करता है इम्यूनिटी इन्फेक्शन से लड़ने में, है ना। जी, दिव्या महाजन जी, तो ऑपरेशन की बात चल रही है, अगर किसी की सर्जरी हो रही है, हड्डी से संबंधित है, इन जनरल अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो डाइट कैसी रखनी चाहिए सर्जरी के पहले, सर्जरी के दौरान या फिर सर्जरी के बाद? सबसे पहले तो अगर सर्जरी आपको पता है कि होने वाली है, तो कोई भी जो डॉक्टर रहते हैं सबसे पहले वो आपको शुगर टेस्ट ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि अगर कोई डायबिटिक है जिसको शुगर की बीमारी, मधुमेह जिसको बोलते हैं, तो डॉक्टर ऑपरेशन से पहले चाहेंगे कि उनकी शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि सर्जरी में इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का डर रहता है। तो शुगर की मात्रा को कम करने के लिए उनको हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप अपने खाने में मैदा, ब्रेड, रिफाइंड जो चीज़ें होती हैं वो नए लाएं, साग सब्जी ज़्यादा रखें, समय पे खाएं, मीठा कम करें। आमतौर पे लोग मीठे को सिर्फ चीनी के रूप में ही मीठा समझते हैं, बिस्किट को, नमकीन को, इन चीज़ों को मीठे में नहीं समझते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। जी। उसके बाद सर्जरी से पहले अगर आपको पता है 1 महीने बाद सर्जरी है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारा पेशेंट है उसको ये बात समझ आए कि मेरी जब सर्जरी होगी तो मेरे शरीर में एक शॉक लगेगा, एक मेरी अवस्था थोड़ी नीचे जाएगी, मेरे को उसके बाद इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि शरीर एक बार जब खुल गया है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उससे पहले महीना पहले शुगर को तो मेंटेन करना एक बहुत ही मतलब अहम मुद्दा है। और अगर आप कोई भी डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे हैं, खासकर जो नी रिप्लेसमेंट वाले जाते हैं सर्जरी के लिए, जी, सबसे पहले डॉक्टर्स एक ही बात कहते हैं कि आप अपना वजन कम करिए, कम से कम 10 किलो वजन करके इस पे भी हम आपके पास वापस आएंगे। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, वीरेंद्र कुमार जी छतरपुर से। इनका सवाल डॉक्टर वीरेंद्र के लिए है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें। जी हाँ, आपका सवाल क्या है? हमारा वीरेंद्र कुमार, हमारा सवाल है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है हमारे बहुत जोर से। जी, हेलो। जी जी, जी सुन रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, तो आपकी हड्डी में क्या रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है या फिर अलग से कोई जॉइंट में रहता है? जी, 3-4 माह से जो है रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। बीरेन जी, क्या आप बता सकते हैं रीढ़ की हड्डी के कौन से हिस्से में दर्द रहता है? नहीं, रीढ़ की हड्डी की कमर के ऊपर जो हड्डी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कमर के ऊपर हो रही है? कमर के ऊपर हो रहा है या कमर से है दर्द नीचे की तरफ? ऊपर जो रीढ़ की हड्डी चलती है कमर के ऊपर। जी 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 जी, समझ गए। वो एक्चुअली में पेल्विस से कमर को। हाँ जी, तो उसी में दर्द होता है बड़े जोर से। जी जी, 3-4 महीने से हो रहा है। कब से है? 3-4 महीने से। जी। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है वीरेंद्र जी? लगता है उनसे संपर्क हमारा तो कमर दर्द कैसे, तो मिडिल एज अगर बात करें हम, हाँ, तो मिडिल एज में एक जो ज़्यादातर संभावना होती है, जो अभी बताया 3-4 महीने से बना हुआ है दर्द है, तो एक तो डिजनरेटिव होता है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस होती है। स्टेनोसिस मतलब डिजनरेटिव चेंजेस की वजह से कैनाल का डायमीटर कुछ पतला हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें नस में दबाव बढ़ जाता है। जी जी जी, तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने कभी भारी वजन उठाया हो या कुछ ऐसा है, उसकी वजह से उनको स्लिप डिस्क हो गया हो, और वो स्लिप डिस्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उनको दर्द बना हुआ है। जी। तीसरा, आज की डेट में नेचुरल सी बात है, मैडम ने बताया, न्यूट्रिस वैल्यू स्किन की बहुत अच्छी ना हो, विटामिन डी की कमी हो, या कोई और भी इन्फेक्शन आसपास हो, है ना, तो वो उससे भी कमर दर्द जो है होते रहते हैं। तो ज़्यादातर इनकी संभावना है कि वो डिजनरेटिव हो गया। यदि मिडिल एज पर्सन है तो डिजनरेटिव जो है प्रोसेस जो है शुरू हो चुकी होंगी, इस वजह से उनको। जी, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कंप्रेस होती जाती है रीढ़ की।
जी हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए अगर आपको एकदम फाइनल अपना पता लगाना है कि क्या समस्या है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें पोस्चर की, क्योंकि आजकल जैसा कि शुरुआत में भी हमारी बात हुई थी कि हम कैसे बैठते हैं, मोबाइल पे देखते रहते हैं तो गर्दन हमारी झुकी रहती है, तो आखिर इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं और कैसे हम सही कर सकते हैं अपने पोस्चर को, डॉक्टर वर्मा? यदि हम बैठते हैं तो आई थिंक हमको प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक नहीं बैठना है, लंबे समय तक बैठने को अवॉइड करना है, प्रोलॉन्ग सिटिंग को अवॉइड करना है, मतलब बहुत लंबे समय बैठ के नहीं रहना है। 40 से 50 में आप वर्क करते हैं, 40 से 50 मिनट के बाद आप उठिए, 10 मिनट के लिए जाइए, घूमिए फिरिए, 2 से 8 मिनट सही, जितना आप निकाल सकते हैं समय, उस बीच में उठ के चलें फिरें, थोड़ा सा बॉडी की मसल्स का मूवमेंट होना चाहिए, इसकी उनकी मसल्स टोन बनी रहती है। यदि आप एक ही सिटिंग में रहेंगे तो ये कमर दर्द का एक मुख्य कारण है ना। तो आपको यदि ऐसा है, दूसरा है आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, तो आगे झुक के उठाने के बजाय आप बैठ जाइए, बैठ के उठाइए, बैठ के काम कीजिए, है ना जी। तो ये सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा कमर दर्द में और ये सब में जो आपके प्रोफेशनल हजार्ड्स हैं, यदि अपना जॉब रिलेटेड जो इश्यू आ रहे हैं, दर्द बने रह रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और हो सके तो आप अपना मॉर्निंग वॉक कीजिए, तो एटलीस्ट आपका जो रिकमेंडेड है 6 किलोमीटर या 12,000 स्टेप है चलने का, तो आप वो 12,000 स्टेप चलें, उसको कंप्लीट करें लक्ष्य को, तो आपकी सारी मसल्स उसका एक्सरसाइज हो जाएगी बॉडी की। यदि आप मॉर्निंग में करते हैं इतना 6 किलोमीटर तक हो जाए, 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना करते हैं जी। तो ये एक आइडियल आपका पूरा एक्सरसाइज है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। दिव्या महाजन जी, कहा जाता है कि उम्र के साथ साथ जो बोन डेंसिटी है वो भी मतलब कम होती जाती है, तो इसके लिए अगर हमें हेल्थ बरकरार रखनी है, जो बोन है उसको भी स्वस्थ रखना है, तो इसके लिए खाने में क्या कुछ शामिल करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर हम दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स की, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो डाइट में हमेशा रखने चाहिए जी। अगर आपको दूध सूट नहीं करता, आजकल काफ़ी लोगों को शिकायत है लैक्टोस इंटॉलरेंट हो गए हैं, तो आप सोया मिल्क ले सकते हैं, आमंड मिल्क ले सकते हैं जी। पर वो थोड़ी महंगी ऑप्शंस रहती हैं। तो कैल्शियम से भरा हुआ खाना ज़रूर खाना चाहिए, जिसमें कि रागी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रागी जो आजकल मिलेट्स को तो वैसे ही बहुत मानते हैं हम लोग, तो रागी में कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो वो ज़रूर डाइट में डालनी चाहिए जी। फिर हमारे को, अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो अंडा ले सकते हैं, आप मीट ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, पर रेड मीट को कम खाना चाहिए। चिकन वगैरह ले सकते हैं पर मात्रा, जैसे हफ्ते में 3 बार ले लिया। अंडा आप रोज़ भी ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम नट्स की तरफ आएँ तो जो नट्स होते हैं हमारे, जिनको बादाम हो गए, अलसी हो गई, सूरजमुखी के जो होते हैं बीज होते हैं, वो, पर मात्रा हमेशा हर चीज़ की नपीतुली होती है। हम किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ आपकी मर्ज भी बन सकती है और वह दवा भी बन सकती है, वो सब कुछ मात्रा पे ही डिपेंड करता है जी। मतलब अगर आप सोचें कि आप आधा किलो बादाम खा के एक ही दिन में शक्ति पालेंगे तो वो गलत सोच है। तो उसी चीज़ को अगर आप नपे तुले में खाएंगे तो ठीक रहेगा जी। फिर आप कैल्शियम से युक्त खाने में हम मानते हैं कि आप मखाने खाइए, जैसे बिल्कुल खाइए, वाटर चेस्टनट जिनको हम, इसके अलावा और क्या क्या हमें डाइट में शामिल करना चाहिए ये हम जानेंगे। अभी हमारे साथ राहुल दास जी जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। मैडम, मुझे हमेशा कमर में दर्द रहता है, मैं कुछ भी काम करता हूँ, हेवी काम जो भी रहता है जी, वेट लिफ्टी वगैरह जो भी करता हूँ मैं, तो मुझे हमेशा कमर में दर्द रहता है जी। तो आप वीकनेस रहती है हाथ पैरों वगैरह में जी। आपकी उम्र भी हम जानना चाहेंगे। जी मेरी उम्र है 28 ईयर। ओके जी। डॉक्टर वर्मा, आपका कोई सवाल राहुल जी से? राहुल, आप धूप में काम करते हैं, वजन उठाने वाला काम करते हैं? हाँ सर। वजन उठाने वाला काम करते हैं, है ना? हाँ सर। हाँ, कितना वजन उठा लेते हैं लगभग? ओके। तो कई बार ये समस्या वजन उठाने से भी जो है आ सकती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिस्क प्रोलैप्स होता है, वजन उठाने की वजह से हो सकता है जी। आगे झुक के वजन, हम लोग बताते ही यही हैं, लिखते हैं कि अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग एंड वेट लिफ्टिंग। यदि कमर दर्द का मरीज होता है तो आगे झुकने के लिए और वजन उठाने के लिए हम मना करते हैं, तो वो चीज़ आपको भी सुनना चाहिए राहुल जी, कि आगे झुक के वजन ना उठाएं, कुछ दिन के लिए इसको ऐसा करें। और कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं कमर की, आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो उनसे मिलें
वो आपको कमर की कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। यदि ये दर्द पैर में नीचे आने लग गया है तो उसके लिए फिर आपको हमारे पास आना होगा, एक्सरे करना होगा हमको, है ना, आगे जांच करनी होगी आपकी। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल आगे झुक के वजन नहीं उठाना है, और कुछ फिजियोथेरेपिस्ट यदि आपके आसपास कुछ हैं तो उनसे मिलके आपको कमर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें, सीखें, है ना। जी बिल्कुल। तो जिनका प्रोफेशन ऐसा है, जिन्हें वज़न उठाना पड़ता है, तो सही तरीके से कैसे उठाया जाता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि वेट लिफ्टिंग की अब बात चल ही रही है, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो फिटनेस को लेकर काफ़ी फिटनेस फ्रीक हो गए हैं और ऐसे में जिम जाते हैं, तो इनके खान पान की भी बात कर लेते हैं। खाने के अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि वो लेना चाहते हैं जिससे जल्दी से उनकी बॉडी बन जाए और उन्हें लगता है कि ऐसे में वो फिट हो जाएंगे। तो दिव्या महाजन जी, अलग से सप्लीमेंट्स लेना, क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके? हाँ ज़रूर हो सकते हैं ईशा। सप्लीमेंट्स के लिए तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। आप देखें, अगर हमारे जो रेसलर्स हैं पंजाब वगैरह में या पहलवान हैं, वो तो हनुमान भक्त होते हैं, तो वो तो बिल्कुल शाकाहारी रहते हैं जी। तो जो देसी चीज़ें हैं जैसे बेसन है, चना है, सत्तू है, दालें हैं, अंकुरित दालें हैं, वो अपना प्रोटीन उनसे लेते हैं जी। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं फिर तो और भी अच्छा है, चिकन ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स तो रहते ही हैं जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सब। तो जो सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर कोई प्रमोट कर रहा है उसको, तो मैं उसकी बिल्कुल भी उसमें नहीं हूँ, हक में नहीं हूँ, क्योंकि जब आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो किडनीज के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। जी हाँ, तो अगर आप ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स लेने का सोच रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं उनसे भी संपर्क करें। इसके साथ ही आप हमारे जो दर्शक, हर उम्र के, हर वर्ग के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन। तो अगर आप सही खाना खाएंगे, सही शैली का खाएंगे, सही समय पे खाएंगे, तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। अगर स्वस्थ रहोगे तो डॉक्टर के नहीं जाओगे, एंड मन भी अच्छे से काम करेगा। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि हमारे को ब्रेन फॉग हो रहा है, जैसे धुंधला धुंधला सब दिख रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। आपने उसका सबसे बड़ा केस है सड़क पे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी के पास आराम से आपको समय ही नहीं है देने का, और आप इतना सा भी लगेंगे तो वो आपके साथ झगड़े पे आते हैं। तो हमें खान पान पे बिल्कुल ध्यान देना है। बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे हम बच सकते हैं, हो गई है तो उसे भी दूर कर सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, आपसे भी हम संदेश लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। जी, मेरे हिसाब से इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यदि आपको कमर दर्द और इन सब चीज़ों से बचना है तो अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ गेम ऐड करने होंगे, कुछ जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, जिसमें आपकी एक्टिविटी हो। ठीक है, बाहर जाना होगा, थोड़ा बहुत धूप भी लेनी होगी, आप अर्ली मॉर्निंग में ले सकते हैं। एटलीस्ट 20-30 मिनट्स के आसपास आपको जो है सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए, धूप लेना चाहिए, है ना जी। और आपका जो रूटीन जो बना हुआ है, बैठे रहना, मोबाइल देखना, इन सब से छुटकारा पाना होगा, दूर रखना होगा। कुछ समय के लिए आप सोचिए कितनी देर के लिए हम मोबाइल अलग ही रखेंगे, अपने से दूर रख दीजिए। इतना फिक्स कर लीजिए टाइम कि या तो हम इतने से इतने समय तक कॉल लेंगे, और अपना डेली एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी में अपना गेम वगैरह कुछ ऐड कीजिए, उसको भी शामिल करना चाहिए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा जी और दिव्या महाजन जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक हार्दिक आभार। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राज तिवारी और साथ ही साथ हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।